everyone, welcome back to Study in Brief. So this is the part 2 of most important question related to business environment subject and part 1 मैंने already upload कर दिया जिसके अंदर 10 important questions cover करे गए थे, ठीक है. And उसकी link अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको description box में मिल जाएगी. You may check it out. And this will be part 2 जिसके अंदर हम further important questions cover करेंगे. So बिना किसी देरी की let's start it. So हमारा 11th important question in that is what is the significance of government regulations and policies in the business environment. यानी कि business environment के अंदर government की regulations and policies की क्या importance होती है. तो हमें पता है कि government जितनी भी guidelines बनाती है, regulations, policies बनाती है, ये काफ़ी ज़्यादा important role play करते हैं किसी भी business environment को shape देने में. जो भी government के द्वारा बनाई गई laws होती हैं, policies होती हैं, वो अलग अलग business operations को किसी ना किसी तरीके से affect करते ही करते हैं, ठीक है. चाहे हम टैक्सेशन की बात कर लें या फिर हम ट्रेड टू लेबर की बात कर लें या फिर हम इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस की बात कर लें, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस से और उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज से. एंड साथ ही साथ जो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस होता है उसकी ऑपरेशंस को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. अब हम बात करते हैं कौन कौन से की एरियाज होते हैं जो कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसीज. जो गवर्नमेंट होती है वो अपना डिसीजन लेती है कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स के ऊपर. गवर्नमेंट ये बताती है कि हमें कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कितने सेट करने हैं. साथ ही साथ गवर्नमेंट पर्सनल इनकम यानी कि जो पर्सन है उसकी जो पर्सनल इनकम है उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है. इसके रिगार्डिंग भी जो भी गाइडलाइंस होती है वो भी गवर्नमेंट के जरिए बनाई जाती है. तो ये सारी जितनी भी टैक्स रेट्स डिसाइड करना, इनकम के टैक्सेस डिसाइड करना, ये सारी की सारी चीजें किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती ही करती हैं. नेक्स्ट आता है ट्रेड पॉलिसीज. ट्रेड पॉलिसीज के अंदर टैरिफ्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें कवर होती हैं जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को इम्पैक्ट करती है अक्रॉस द बॉर्डर्स. यानी कि अक्रॉस बॉर्डर्स का मतलब है कंट्री टू कंट्री अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज होगी, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार करना. तो व्यापार करने के ऊपर गवर्नमेंट जितनी भी गाइडलाइन सेट कर रखी होंगी, जितनी भी पॉलिसीज बना रखी होंगी, वो हर एक बिजनेस को फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी, ठीक है. जैसे कि उन्हें ट्रेड व्यापार के एग्रीमेंट्स बनाने होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होगी वो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. साथ ही साथ में जो टैरिफ लगता है वो भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज. जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड पब्लिक स्पेंडिंग, इन सारी चीज़ों पे भी लगती हैं. यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो मनी की कितनी सप्लाई होनी चाहिए कंट्री के अंदर, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगी, पब्लिक जो है उनकी स्पेंडिंग यानी कि हमारी पब्लिक किस तरीके से स्पेंड करती है, ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं एंड बिजनेस में जितनी भी वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट आते हैं लेबर लॉज. लेबर लॉज का क्या मतलब होते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है, जब हमारी गवर्नमेंट लेबर लॉज को इम्पोज करती है तो बेसिकली वो लेबर लॉज को क्यों बनाती है, ताकि वो डिटरमाइन कर सके वेज लेवल्स को. यानी कि पैसों के जितने भी मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, जितनी भी सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, वेजेस मिलते हैं लेबर्स को, उसको डिटरमाइन करने के लिए एम्प्लॉय की राइट्स को, उनका क्या अधिकार होता है ये डिटरमाइन करने के लिए, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए. एंड ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं लेबर की कॉस्ट को, ठीक है, एंड साथ ही साथ वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस को. अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. इन सारी की सारी चीज़ों का एक बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. फर्स्ट इज कंप्लाइंस कॉस्ट. इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए. बिजनेस को गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हर एक लॉ मानना ही मानना पड़ता है, ठीक है. एंड फर्दर जो बिजनेस होते हैं वो इन चीज़ों के ज़रिए वो ये समझ पाते हैं कि कौन कौन सी लीगल कंप्लाइंस है जिन पे उन्हें इन्वेस्ट करना है, फॉलो करना है, ऑडिट्स कैसे करवाने हैं, साथ ही साथ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म वो समझ पाते हैं. नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. यानी कि जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं वो किसी भी कंपनी की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं. कैसे, अगर गवर्नमेंट कोई भी एक स्ट्रिक्ट लॉ बना देती है उससे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा एंड बिजनेस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी कि बिजनेस अगर अपने तरीके से काम कर पाता था तो वो बिल्कुल आज़ाद था, वो फ्लेक्सिबल था, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. जब
भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर कोई भी चेंज आता है, तो इससे कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं, जैसे कि टैक्स इंसेंटिव्स। साथ ही साथ में अगर कोई भी थ्रेट आता है, थ्रेट का मतलब क्या है? जिससे डरना चाहिए किसी भी बिज़नेस को, ठीक है? तो अगर थ्रेट आएगा, तो इस केस में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, वो इंक्रीज़ कर देती है टैरिफ को, ठीक है? या फिर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वो लगा देती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है, वो इन्फ्लुएंस करती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को, एंड इससे ये चीज़ इंश्योरिटी रहती है कि जितने भी बिजनेसेस अपना बिजनेस रन करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने बिजनेस को रन करेंगे। जो भी वो काम करते हैं बिल्कुल अकाउंटेबल होने चाहिए वो अपने काम के ऊपर, एंड बिजनेस के अंदर वो जितने भी ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, रन करते हैं, वो सारे के सारे ऑपरेशंस के लिए वो अकाउंटेबल होंगे। Now let's go ahead and move to our question number 12. Question number 12 कहते हैं discuss the role of globalization in shaping the business environment. Globalization का क्या रोल होता है business environment को shape करने में? Globalization का मतलब होता है grow करना। कैसे? जब हम interconnections बनाते हैं अपनी economies के अंदर, culture के अंदर and market के अंदर worldwide। यानी कि जब हम कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप बनाते हैं, साथ ही साथ में अपनी इकोनॉमीज को कनेक्ट करते हैं, कल्चर को कनेक्ट करते हैं, मार्केट्स को कनेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक की पार्ट होता है जो किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको वर्ल्ड वाइड रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो। एंड ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से जो बिजनेस होते हैं वो ऑपरेट कर पाते हैं बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स, यानी कि सिर्फ वो अपनी कंट्री के अंदर ऑपरेट नहीं कर पाते, अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाते, बल्कि वो अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि बियॉन्ड नेशंस जाकर भी अपने काम को ऑपरेट कर पाते हैं, दूसरी कंट्री के साथ भी अपने काम को ऑपरेट कर पाते हैं, एंड साथ ही साथ वो इंटरेक्ट भी कर पाते हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ। नाउ अब हम बात करते हैं की फीचर्स कौन कौन से होते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर। फर्स्ट, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड तो बल्ले बल्ले होगी। फ्री ट्रेड का बेसिकली का मतलब है जो भी ट्रेड बैरियर्स होंगे उसमें रिडक्शन आएगी, वो कम हो जाएंगे, टैरिफ्स कम हो जाएंगे, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, एंड इससे आप काफ़ी आसानी तरीके से अपने गुड्स और सर्विसेज को ईजिली क्या कर पाओगे, अक्रॉस कंट्रीज सेल कर पाओगे, या फिर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप काफ़ी अच्छे तरीके से ईजिली कर पाओगे, आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द ग्लोबल नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, बिकॉज आप क्या हो, आप एक मल्टीनेशनल कंपनीज हो, तो मल्टीनेशनल कंपनीज के जरिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है इन द इंटरनेशनल मार्केट्स वो इंक्रीज हो जाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसका मतलब क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे करके स्प्रेड करती जा रही है, जिससे बिजनेस आपस में कनेक्ट होते हैं, कंज्यूमर्स जो है वो ग्लोबली आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, एंड इससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑपरेशंस को बनाने में भी आसानी मिलती है, एंड कंपनीज जो होती है वो इफिशिएंट तरीके से इंटरनेशनल ऑपरेशंस कर पाती है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस का क्या मतलब है, दूसरी कंट्रीज में जाकर अगर कंट्री को कोई भी काम करना है किसी भी बिजनेस को, तो वो आसानी से कर पाएगी, काफी इफिशिएंट वे में कर पाएगी, साथ ही साथ वो अपने कंज्यूमर से भी ग्लोबली कनेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कल्चरल एक्सचेंज। इसके अंदर बेसिकली फ्लो ऑफ आइडियाज, पीपल, प्रोडक्ट्स, हम इन सारी की सारी चीज़ों को, कौन सी चीज़ है, आइडियाज़, यानी कि हम कंट्री टू कंट्री अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी से अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएगी इंटरनेशनली, ग्लोबल लेवल पे लोग अपने आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। हम अगर किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आसानी से कर पाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, डाइवर्सिटी लीड करेगी, एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में भी लीड होगा। अब हम बात करेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट एक्सपेंशन, यानी कि बिजनेस क्या करता है, अगर मार्केट को एक्सपैंड करता है, दूसरी मार्केट में भी जाता है, या फिर करेंट मार्केट में भी अगर वो एक्सपैंड कर पा रहा है, तो उसे कई सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है नई मार्केट्स को एक्सेस करने में, जिससे उनका जो करंट बेस होता है, किसका, कंपनीज का जो करंट बेस होता है, कस्टमर का जो बेस होता है वो बढ़ जाता है, बिकॉज आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, एंड अब ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल हो जाएगी अब आपकी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज्ड कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, ज्यादा कंपटीशन आता है, चाहे वो लोकल मार्केट लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन आ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, जिससे हमें बिजनेस को क्या करना पड़ता है, इनोवेटिव आइडिया सोच के लाने पड़ते हैं, उन्हें अपनी करंट ऑफरिंग्स को, यानी कि अभी जो वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, अभी जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसमें उन्हें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लानी पड़ती है, उसको इंप्रूव करना पड़ता है टू स्टे इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म। क्यों, अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो बिजनेस के ऊपर एक स्ट्रेस आएगा कि वो कैसे कंपटीशन से
आगे निकल सके, कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सके, मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम तक रह सके। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए बिज़नेस को इनोवेटिव होने की ज़रूरत होती है एंड नई-नई चीज़ों को ऑफ़र करने की ज़रूरत होती है, या फिर उनके पास जो करंट चीज़ है उसको वो इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आते हैं सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज़। इसके अंदर बेसिकली जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ करती हैं बाय सोर्सिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव लोकेशंस ग्लोबली। यानी कि ग्लोबली यानी कि हम कंट्री टू कंट्री अलग-अलग कंट्री से ढूँढ रहे हैं एंड कंपनीज़ को जहाँ पर भी सस्ते दाम में चीज़ें मिल जाती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव लोकेशंस कंपनीज़ ढूँढ लेती हैं, फिर वहीं से अपने मटेरियल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को वो सोर्स करती हैं। जो भी उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वो उन्हीं जगहों से जाकर लेती हैं जिन जगहों से वो चीज़ उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि सस्ते में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट कल्चरल सेंसिटिविटी। इसका क्या मतलब होता है, जो बिजनेस होते हैं उसे अडाप्ट करने की जरूरत होती है नए नए प्रोडक्ट्स को, नई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल प्रेफरेंसेस को समझ सकें जब भी उन्हें ऑपरेट करना होता है इंटरनेशनली। अगर आप बिना किसी कल्चर को समझे हुए उनकी कंट्री में जाकर बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे तो आप कभी भी स्टैंड आउट नहीं हो पाओगे मार्केट के अंदर एंड आपका कभी भी एक अच्छा खासा कस्टमर बेस नहीं पड़ेगा। अगर आपको दूसरी कंट्री में या फिर इंटरनेशनली वर्क करना है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कल्चर प्रेफरेंस को समझना, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर प्रेफरेंस को समझना एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग करनी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारा 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉट एनालिसिस एंड इट्स रिलेवेंस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। लेट्स स्टडी। काफ़ी ज़्यादा इजी है, बिल्कुल हेक्टिक टॉपिक नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। फुल फॉर्म भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इजी है। सॉट एनालिसिस, सॉट का मतलब क्या होता है, एस से मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड टी रिफर्स टू थ्रेट्स। सॉर्ट का मतलब यही होता है। ठीक है। सॉर्ट एनालिसिस बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल होता है जो कोई भी बिजनेस एक्सेस करना चाहता है, यानी कि कोई भी बिजनेस सॉर्ट एनालिसिस का यूज करता है ताकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज कर सके। कैसे? बेसिकली जो बिजनेस होता है अगर उसे अपनी कंपनी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, इंटरनली वो क्या एनालाइज कर पाएगा कि हमारी कंपनी के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमारी कंपनी की क्या वीकनेस है, ये वो इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करे। एक्सटर्नल क्या देखेगा वो, कि करंट मार्केट के अंदर हमारी कंपनी के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसको हमारी कंपनी ग्रैब कर सकती है। मार्केट के अंदर हमारी कंपनी के लिए कोई थ्रेट है तो हम उससे अपनी कंपनी को कैसे बता सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बिजनेस इन सारी चीज़ों पे फोकस कर पाता है बाय डूइंग सॉर्ट एनालिसिस। नाउ अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉर्ट एनालिसिस। लेट्स स्टडी इट वन बाय वन। काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड अच्छा मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। तो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट होता है दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, इंटरनल एट्रीब्यूट्स, किसी भी कंपनी के इंटरनल एट्रीब्यूट्स और रिसोर्सेज जो कि बिजनेस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कैसे? यानी कि हमारी कंपनी के अंदर कौन कौन सी पावर होती है जो कि हमारी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाती है एंड हमारी कंपनी हर किसी से आगे रहती है और बिल्कुल पावरफुल तरीके से आगे बढ़ती रहती है, लॉन्ग टर्म में स्टे कर पाती है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड, अगर हमारी कंपनी मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रखती है तो हमारी कंपनी के लिए वो एक पावर होगी। स्किल्ड वर्कफोर्स, हमारी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो सारे के सारे स्किलफुल हैं। ठीक है, उनके अंदर रिलीवेंट स्किल्स हैं तो वो हमारी कंपनी की पावर होगी। एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर हमारी कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेती है तो वही भी हमारी कंपनी की एक पावर होगी। नेक्स्ट आता है वीकनेस। वीकनेस का मतलब क्या होता है, इंटरनल फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस परफॉर्मेंस को डिट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वो सारे इंटरनल फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं। जैसे कि पुअर कस्टमर सर्विस, अगर हमारी कंपनी की कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है तो कंज्यूमर्स एक बार प्रोडक्ट खरीदेगा लेकिन दोबारा से नहीं खरीदेगा अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई एंड उसकी प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला तो। लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमारी कंपनी के पास रिसोर्सेज ही नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है। लिमिटेड मार्केट रिसर्च, अगर हमारी कंपनी जब भी रिसर्च एनालिसिस कंडक्ट करती है, मार्केट रिसर्च करती है तो वो काफ़ी लिमिटेड वे में करती है, थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च करती है, प्रॉपर वास्ट वे में मार्केट रिसर्च नहीं करती। तो ये सारी हमारी कंपनी की वीकनेस होगी। नेक्स्ट आते हैं अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस को कैपिटलाइज ऑन करते हैं। कैसे? बेसिकली इसके अंदर एमर्जिंग मार्केट्स आते हैं, यानी कि अगर हमारी कंपनी मार्केट को प्रॉपर एनालाइज कर रही है तो मार्केट के अंदर जितने भी एमर्जिंग मार्केट्स है उसको कंपनी ढूंढ सकती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को समझ सकती है, कंज्यूमर की अगर चॉइस में उनके प्रेफरेंस में कोई भी चेंज आ रहा है तो कंपनी उसको भी समझ सकती है। तो अगर कंपनी इन सारी चीज़ों को समझ जाती है तो कंपनी को कहीं ना कहीं नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है
होते हैं जिसको कंपनी टाइम रहते ग्रैब कर सकती है और मार्केट के अंदर स्टे कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं थ्रेट। थ्रेट का मतलब होते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस जो कि कंपनी को फेस करने पड़ते हैं एंड बिजनेस को हार्म भी कर सकते हैं वो सारे चैलेंजेस, जैसे कि इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, ठीक है, न्यू कॉम्पिटिटर्स, नई कॉम्पिटिटर्स का आ जाना या फिर रेगुलेशंस के अंदर कोई भी चेंजेस हो जाना। अब हम बात करेंगे रिलीवेंस टू बिजनेस, यानी कि हमारी बिजनेस से शॉर्ट एनालिसिस कैसे रिलीवेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी होता है। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। जो शॉर्ट एनालिसिस है वो बिजनेस की हेल्प करते हैं ऐसे ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करने में जहाँ पे बिजनेस की स्ट्रेंथ होती है एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जहाँ पे बिजनेस की स्ट्रेंथ होती है उसको लिवरेज, उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा एंड जहाँ पर कंपनी की वीकनेस होगी उसको एड्रेस यानी कि रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। शॉर्ट एनालिसिस की हेल्प से जो बिजनेस होता है वो अपने आप को गाइड कर पाता है नई नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में इन द मार्केट सेगमेंट। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस होते हैं वो अपने मार्केट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं। उसके बाद वो ये चीज़ समझते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर कौन कौन से एक्सटर्नल थ्रेट्स हो सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जिससे बिजनेस को खतरा होता है। फिर जब एक बार कंपनी ये समझ लेती है कि ये थ्रेट्स हैं जिससे कंपनी को बचना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगी, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ताकि वो उस चीज से बच सके एंड उसको मिटिगेट कम से कर सके, रिस्क को कम कर सके। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या होता है, इससे बेसिकली हमें एक इंसाइट मिल जाती है, किसको, कंपनीज को इंसाइट मिल जाती है ये समझने के लिए कि किस तरीके से एक बिजनेस चलता है, ठीक है। एंड हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखने के लिए यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए क्या क्या चीज मेंटेन करनी पड़ेगी, ये सारी चीजों के बारे में बिजनेस को इंसाइट मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। हमें पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। सो बेसिकली जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसका मतलब होता है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है जिससे कोई भी बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अंदर हम अलग अलग फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जैसे कि प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई। इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो किसी भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगी। इसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई। अब ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं एंड इकोनॉमी के अंदर जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसको भी इम्पैक्ट करता है। हमारा पूरा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो इम्पैक्ट करता है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। अब हम बात करेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के की कंपोनेंट्स के बारे में, फर्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए ताकि उनकी वेस्टेज ना हो। रिसोर्सेज के अंदर हमारा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमीज तीनों ही चीज इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज की। इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब होता है वो सारी पॉलिसीज जो कि सेंट्रल बैंक के थ्रू सेट करी जाती हैं एंड मनी सप्लाई को अफेक्ट करती है एंड इंटरेस्ट रेट को भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो होती हैं एंड ये टैक्सेशन के रिगार्डिंग होती है, साथ ही साथ पब्लिक स्पेंडिंग के रिगार्डिंग होती है। नेक्स्ट आती है हमारी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज। जब भी हम अपनी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू क्या है, वो हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। एंड जो हमारी नेशनल इनकम है वो कहीं ना कहीं बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, बिकॉज इससे क्या होता है बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजीज बना पाएगा, उसको पता होगा कि टोटल वैल्यू कितनी है उसकी गुड्स और सर्विसेज की। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या होता है, हमारे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो जर्नल प्राइस है, ठीक है, एंड जनरल प्राइस से कितना ज्यादा प्राइस बढ़ा है यानी कि वो इन्फ्लेशन हो गया। सपोज कर लेते चाय मिलती थी 10 रुपीज की, 15 रुपीज पे आ गई अब वो, तो 5 रुपीज से इन्फ्लेशन हो गया, 5 रुपए उसका दाम बढ़ गया। जनरल प्राइस क्या था 10 रुपीज, लेकिन अभी प्राइस क्या है 15 रुपीज, 15 रुपीज से वो बढ़ गई है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, परचेजिंग पावर जो होती है उसमें भी इफेक्ट आता है एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट आती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है वो परसेंटेज जिस पे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास कोई भी। तो उन सारे टोटल लोगों के कितनी परसेंटेज है, ठीक है, तो वो सारे आते हैं। और ये सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर डिमांड होती है और लेबर कॉस्ट भी इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है।
नेक्स्ट आती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज, कितना एनुअल परसेंटेज में चेंज आता है जब भी हमारी कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट होता है उसके बेस पर। एंड ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी की हेल्थ को, हमारी इकोनॉमी हमारी कंट्री की पूरी हेल्थ क्या है एंड हमारी कंट्री का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, हमारी कंट्री कितना ज़्यादा बिजनेस को एक्सपैंड कर पाती है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, यानी कि जब भी हम बोरो करते हैं, बोरो करने का क्या मतलब है, उधार लेना। जब भी हम पैसों को उधार लेते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट लगती है। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, पैसों को उधार ले लिया कहीं से भी, तो उसके बदले में आपको कितने पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या आपकी। ठीक है, ये भी क्या करेगा, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है और कंज्यूमर की स्पेंडिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कंट्री की करेंसी है उसकी कितनी वैल्यू है इन रिलेशन टू अदर्स। अगर हम अपनी कंट्री की करेंसी को किसी दूसरे की कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू है, ये होती है हमारी एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी को भी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करती है, या इकोनॉमी की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। तो हमारा जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है वो अफेक्ट करता है बिजनेस के ऑपरेशंस को डायरेक्टली। कैसे, बेसिकली इससे जो डिमांड होती है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्राइसिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। साथ ही इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है। इनडायरेक्टली कैसे, ये कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करता है। साथ ही में जो बिजनेस है उसके अंदर हमें नई नई, यानी कि कंपनीज को नई नई स्ट्रैटेजीज लेकर आना पड़ता है, नई नई स्ट्रैटेजीज अडाप्ट करनी पड़ती है एज पर द इकोनॉमिक कंडीशंस। जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही होती है उस बेस पर कंपनी को स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती हैं। उन्हें अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को एडजस्ट करना पड़ता है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, महंगाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्हें सप्लाई चेन स्ट्रैटेजीज का ध्यान रखना पड़ता है, उसको टाइमली चेंज करना पड़ता है ताकि जब भी वो एक्सचेंज रेट की बात हो तो एक्सचेंज रेट में कोई भी फ्लक्चुएशंस ना आ जाए। ठीक है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के अंदर। नाउ हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इन बिजनेस। यानी कि बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है, इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, जब भी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी एडवांसमेंट आता है या फिर इनोवेशन होती है। इनोवेशन का मतलब क्या है, नई नई चीज़ों का आविष्कार होना। अभी तक हमारी कंपनी कोई पर्टिकुलर टूल को यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब क्या हुआ, उसका बेसिकली इनोवेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन हुआ है, एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो हर एक कंपनी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी इनोवेशंस आते हैं उसको अडाप्ट करना पड़ता है। एंड इससे हर एक बिजनेस की लैंडस्केप को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। कैसे इम्पैक्ट होगा बिजनेस को भी उन सारी टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट करना पड़ेगा। अभी जो बिजनेस टूल्स यूज करते हैं उसको बिजनेस को रिप्लेस करना पड़ेगा टूवर्ड्स द नए नए टूल्स से। ठीक है, इससे क्या होगा, बिजनेस क्या करेगा, नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आएंगी उसको अडाप्ट करेगा। एंड साथ में जब भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो बिजनेस उसका यूज करते हैं अपनी ऑपरेशंस को, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से की फैक्टर्स होते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। तो फर्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है, जब हम नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि हम नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें, जैसे कि एआई का आ जाना, ऑटोमेशन, अपने आप ही काम का होना, ऑटोमेटिक काम का होना। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना, तो ये क्या है, हमारी नई इनोवेशन है, नई चीज़ को हमने क्रिएट करें। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम R&D भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें, सर्विसेज बना सकें या फिर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई इनोवेशन, कोई अलग चीज़ ला सकें। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज का आना, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ न्यू मशीनरी। जैसे कि आप नई मशीनरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, कोई नया तरीका आ रहा है जिससे आप अपनी कंपनी की इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो, तो आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंजेस का आ जाना, चाहे वो मशीनरी की फॉर्म में हो या फिर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो। नेक्स्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम IT कहते हैं। बेसिकली IT का यूज होता है सिस्टम्स के अंदर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर, एंड कंपनीज इसको यूज करती है अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। ठीक है, उन पे ध्यान देने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए एंड अपने करेंट कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए हम IT का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो कि कंपनी यूज करती हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। इसका मतलब होता है ट्रांजिशन का करना थ्रू द डिजिटल प्रोसेसेस एंड प्लेटफॉर्म्स। जब हम डिजिटल प्रोसेस या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके कोई भी ट्रांजिशन करते हैं जो कि अफेक्ट करती है मार्केटिंग को, सेल्स को, कस्टमर सर्विस को एंड बिजनेस मॉडल्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जिसको हम आईपी कहते हैं। इसके अंदर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। एंड ये सारी चीजें कोई भी कंपनी तब यूज करती है जब उसे अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करना होता है। साथ ही साथ उन्हें बिजनेसेस को अलो करना पड़ता है टू कैपिटलाइज ऑन देयर इन्वेंशंस, कि वो उनके इन्वेंशंस पे कैपिटलाइज करें। नाउ अब हम बात करेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। तो फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो बिजनेस को इनेबल कर देती है ऑटोमेट प्रोसेस को यूज करने के लिए। साथ ही साथ में प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देती है एंड कॉस्ट को भी कम कर देती है। ठीक है, इंप्रूव कर देती है ओवरऑल एफिशिएंसी को। नेक्स्ट आ जाता है इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। दैट इज जो बिजनेस होते हैं अगर वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो इनोवेट कर लेते हैं फास्टर, यानी कि वो इनोवेटिव तरीकों को जल्दी अपना लेते हैं, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है एंड वो अपने कंपटीशन को इजीली बीट कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। जो टेक्नोलॉजी होती है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को भी बढ़ा देती है एंड कहीं ना कहीं कस्टमर्स अपने बिजनेस से डिमांड करने लग जाते हैं कि उन्हें ज़्यादा जल्दी सर्विस प्रोवाइड हो, उन्हें पर्सनलाइज सर्विस दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का क्या मतलब है, जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम कम्युनिकेशन या फिर लॉजिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो इससे जो बिजनेस होते हैं वो ग्लोबली रीच कर पाते हैं मार्केट में इजीली वो रीच कर पाते हैं, यानी कि वो ग्लोबल रीच को भी बढ़ा देती है टेक्नोलॉजी के अंदर जब भी चेंजेस होते हैं। नाउ हमारा 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें ये बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका आंसर क्या है, बिजनेस एथिक्स का पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है मोरल, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज जो कि किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को गाइड करने में हेल्प करती है इन द बिजनेस वर्ल्ड। यानी कि पूरे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जब भी हम किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं एंड जब उन्हें गाइडेंस मिल रही है कि उन्हें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बिजनेस एथिक्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि क्या चीज़ सही है स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे कि हमारे कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, या फिर सोसाइटीज़ के लिए कौन कौन सी चीज़ें सही होती हैं। तो बिजनेस एथिक्स सही चीज़ों पे, यानी कि व्हाट इज़ राइट, इस चीज़ पे फोकस करता है कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो कि सही है। अब हम बात करते हैं इसकी की प्रिंसिपल्स के बारे में। फर्स्ट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जब भी आप कोई भी डील कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप इंटरनली कर रहे हो या फिर एक्सटर्नली कर रहे हो, आप हमेशा ऑनेस्टी के साथ डील करोगे। नेक्स्ट इज फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या होता है, आपको स्टेक होल्डर्स के अंदर हमारे एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो आपको हर एक स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल फेयरनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, हर किसी को सिमिलर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, सिमिलैरिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, कंपनी का जो भी एक्शंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ठीक है, जो भी कंप्लाइंस होते हैं, लॉज होते हैं, उसको भी आप प्रॉपर इंश्योर करोगे कि कंपनी के अंदर हर एक लॉ रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं। साथ ही साथ में जो भी अगर स्टेक होल्डर ने आपसे कुछ चीज़ पूछ लिया तो आप उसके लिए आंसरेबल हो। ठीक है, आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, तो यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स, यानी कि आपको स्टेक होल्डर्स की राइट्स को और नीड्स को समझना है। ठीक है, आपको उन्हें राइट देने हैं, आपको उन्हें नीड्स देनी है। अगर उन्हें कोई भी कंसर्न लगता है तो आपको उसको प्रॉपर मैनर में एड्रेस करना है, उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वो सस्टेनेबिलिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स नहीं होने चाहिए, यानी कि आप कोई भी ऐसा इस तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं करोगे जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई ना कोई नुकसान हो, हार्म हो। अब हम बात करेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। फर्स्ट इज रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या है, अगर कंपनीज अपने इथिकल स्टैंडर्ड्स को, यानी कि जितने भी इथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर कंपनी उसको अच्छे तरीके से करती है तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनका ट्रस्ट और उनकी लॉयल्टी दोनों ही भी बिल्ड हो जाती है अपने आप ही और इंक्रीज हो जाती है। कस्टमर ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं, कंपनी अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से, लीगल तरीके से काम करते हैं, एम्प्लॉयज का भी ट्रस्ट अपने आप आ जाता है।
इससे क्या होगी, कंपनी की रेपुटेशन अपने आप बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि जितनी भी इथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमें इंश्योर करनी चाहिए कि हमारी कंपनी के अंदर हर एक इथिकल प्रैक्टिस फॉलो होनी चाहिए, सारे लॉज मानने चाहिए, सारे रेगुलेशंस, कंप्लायंस यानी कि कंप्लायंस मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कोई भी लीगल इशू का, कोई भी फाइन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर हमारी कंपनी हर एक तरीके से जो भी अपना काम करते हैं वो इथिकल तरीके से ही करते हैं, तो इससे कोई भी रिस्क के चांसेस होते ही नहीं है, कोई भी लीगल इशू कभी भी उन्हें आता ही नहीं है, फाइन उनके ऊपर लगेगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस की। लॉन्ग टर्म सक्सेस का क्या मतलब होता है, जब हमारी कंपनीज है, बिजनेस है, अगर वो ऑपरेट करती है इथिकल मैनर में, कोई भी अगर वो इलीगल काम नहीं कर रही है, हर एक चीज़ लीगल मैनर में कर रही है, तो ये होता है कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस पा लेती है, लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट के अंदर स्टे कर पाती है, सस्टेन रह पाती है। एंड साथ ही साथ वो वैल्यू पर भी फोकस करती है कि किस तरीके से वो अपनी स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को क्रिएट करें। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय मोराल। एम्प्लॉय मोराल का मतलब होता है जब भी हमारा इथिकल बिजनेस होता है तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और रिटेन करके रखता है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को। अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि हम इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ये जो कंपनी है वो हर एक चीज़ लीगल तरीके से करती है, कोई भी इलीगल चीज़ यहाँ पर नहीं होती, हमें हमारी चीज़, हमें हमारे हक की हर एक चीज़ मिल जाती है टाइमली, तो इससे एम्प्लॉय अपने आप ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं एंड कंपनी के अंदर रिटेन रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। एंड साथ ही साथ वो इंटीग्रिटी और फेयरनेस भी देते हैं कंपनी को, और कंपनी भी उनको बदले में इंटीग्रिटी देती है, फेयरनेस देती है, फेयर ट्रीट करती है, हर किसी को रिस्पेक्ट के साथ लगती है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या अहमियत है। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, तो बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है इथिकल ऑब्लिगेशन। जो कोई भी बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस है, अगर बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव तरीके से सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर बिजनेस अगर कोई भी हार्म नहीं कर रहा, साथ ही साथ में वो स्टेक होल्डर्स के बारे में भी सोच रहा है, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स एंड कम्युनिटी, सोसाइटी के बारे में भी सोच रहा है, ठीक है। अगर बिजनेस पूरी हर किसी के बारे में सोचता है, पॉजिटिवली तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, तो वो होता है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक तरीके से इथिकल चीजें करता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वायरमेंट के प्रति। इसके जरिए जो बिजनेस होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है एक सस्टेनेबल मैनर के साथ, वेस्टेज को कम से कम कर देता है एंड कार्बन फुटप्रिंट को भी लोअर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिलैंथ्रोपी। इसका मतलब क्या होता है, जब हम अपने रिसोर्सेज को डोनेट करते हैं चैरिटेबल कॉजेज के लिए, कम्युनिटी में डोनेट करते हैं ताकि कम्युनिटी डेवलप हो सके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सके, यानी कि डोनेशन करना बेसिकली। नेक्स्ट वन इज इथिकल सोर्सेज। इथिकल सोर्सिंग का क्या मतलब है, जब हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो बिल्कुल सप्लायर से ही सोर्स होंगे, ठीक है, एंड बिल्कुल इथिकल लेबर के साथ, इथिकल मैनर में सोर्सेज होंगे, इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब होता है हम अपने एम्प्लॉय को फेयर वेजेस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें एक वर्क लाइफ बैलेंस प्रमोट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ में वर्क प्लेस सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके रखेंगे अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, उनके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उन्हें हर एक बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे। अब हम बात करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। तो फर्स्ट वन इज ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज का क्या मतलब है, जब बिजनेस अपना स्ट्रॉन्ग सीएसआर बना लेता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस की एक ब्रांड इमेज जो होती है वो पहले से भी बेटर हो जाती है एंड कस्टमर्स भी उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं, कस्टमर लॉयल्टी भी इंक्रीज हो जाती है अपने आप ही, अगर बिजनेस सोसाइटी के बारे में भी सोचता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय अट्रैक्शन। जो कंपनीज होती हैं अगर वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को भी अपने आप ही अट्रैक्ट करती हैं, जो कि मोटिवेटेड हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा बाय अ सेंस ऑफ पर्पस, यानी कि एम्प्लॉयज़ भी सोचते हैं कि हमारी कंपनी सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर रही है, तो वो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, यानी कि कंज्यूमर की चॉइसेस पे, उनकी प्रेफरेंसेस पे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है। कैसे, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना परचेजिंग डिसीजन इंक्रीज कर लेते हैं इथिकल स्टैंड ऑफ कंपनीज के बारे में सोचकर। अगर उन्हें लगता है कि ये जो कंपनी है वो इथिकल तरीके से काम कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो कस्टमर का परचेजिंग डिसीजन अपने आप ही इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी बेनिफिट्स, यानी कि जो भी कंपनी सीएसआर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लेती हैं उन्हें गवर्नमेंट के जरिए इंसेंटिव्स मिलते हैं और टैक्स ब्रेक्स मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ में नॉन कंप्लायंस और इन्वायरमेंटल, अगर आप नॉन कंप्लायंस कर देते हो इन्वायरमेंट के साथ या सोशल रेगुलेशंस के साथ, तो यहाँ पर भी उनकी जो पेनल्टीज होती हैं वो अवॉइड हो जाती है अगर वो सीएसआर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो।
सो येस गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट एंड आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, यू मे कमेंट बिलो एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।